स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का आप लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन का। आप लोग को अप्रॉक्स लास्ट टॉपिक चल रहा है। मैं इसके बाद एक और आपको वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक बताऊँगा एंड आपका अभी तक मैंने जितने ही पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपका मोस्ट इम्पैक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेटली लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोग को बताया गया था, 3 केस बताया गया था, याद होगा आप लोग को। ऑस्मोसिस मींस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपको 3 केस बताया गया था कि जब आपका, देखिए फर्स्ट आपका केस क्या बताया गया था कि जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका इक्वल टू हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 सॉल्यूशन में से आपका क्या होगा, आपका किधर में भी आपका क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मीन्स आपका क्या होगा, जब 2 सॉल्यूशंस में आपका एक्सटर्नल प्रेशर एंड आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का दोनों इक्वल हो गया, तो उस केस में आपका क्या होगा, कोई भी आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस डन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया था इस तरह का बात कि जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या आपका होगा, लेस देन होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो उस केस पे आपका क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस डन हो सकता है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे बताया गया था 2 केस आपका हाइपोटोनिक एंड यहाँ पे आपका इस तरह का बात था, ठीक है। चलिए हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे PXT ग्रेटर देन ये, ठीक है। मीन्स इस केस में ऑस्मोसिस होगा, इस केस में नो ऑस्मोसिस, एंड इस केस में आपका क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरी बात में यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी भी तरह का ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो चुका है। तो इस केस में आपका कोई भी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर लेस देन होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो सकता है, बट आपका जब ये आपका क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, देन आपका क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस होगा। कहने का सेंस है कि आपका ऐसे केस में आपका क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। मीन्स आपका जिधर आपका सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, उधर से आपका जिधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा उधर की ओर आपका क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ। When external pressure is applied to more concentrated solution greater than the osmotic pressure, then there is reverse flow of solvent molecules takes प्लेस, ठीक है। आपका रिवर्स फ्लो होने लगेगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए डायग्रामेटिकली इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड मान लीजिए इधर आपका होगा प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका है प्योर सॉल्वेंट, ठीक। एंड आपका यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग एक कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक पिस्टन से,
ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, कोई डाउट है। तो ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर आपका देखिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट आपका इधर से इधर हो रहा होगा, ये आपका क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये किसके कारण आपका हो रहा है, ये ऑस्मोसिस दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके आपका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन हो रहा था। बट हम लोग क्या करेंगे, पी एक्सटर्नल, यहाँ पे देखिए आपका एक प्रेशर डेवलप होगा, ये आपका यहाँ पे आपका एक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे पाई, जो कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इफ पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पाई, आपका एक्सटर्नल प्रेशर यदि ग्रेटर देन हो गया आपका पाई से, तो आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो आपका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मीन्स ये आपका दिखाया जा रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, कोई डाउट है, ये आपका क्या दिखाया जा रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब आपका ऐसा होगा तो यहाँ पे आपका रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस होने लगेगा, मीन्स सॉल्वेंट का फ्लो आपका क्या होगा, इधर से इधर जाने लगेगा। एकदम बात समझ आ रही है ना। चलिए, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो बहुत जगह हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें से आपका एक है कि जब हम लोग सी वाटर से हम लोग प्योर वाटर को ऑब्टेन करेंगे तो डीसैलिनेशन का प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से आपका सॉल्ट जो होता है, ठीक है, सॉल्ट जो होता है, जितने भी आपका मतलब जितने भी अल्काली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट होते हैं, उससे फ्री करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस का अप्लाई करेंगे। मीन्स वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, सी वाटर आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। एंड उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्योर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस अप्लाई करने के बाद। कोई डाउट है, एकदम 100% बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब सोचिए कि उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आपका क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज आने लगेगा, मीन्स आपका वो चेंज करने लगेगा अचानक से सॉल्यूशन में, देन वहाँ पे आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बोल देंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज depends upon the number of particles। पार्टिकल्स में यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इफ these number of particles changes, then if these number of particles changes, then colligative properties also changes, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो आपका चेंज करेगा। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए याद होगा आप लोगों को कि 3 आपका स्पेशल रूल वैलिड था। पहला क्या था आपका कि पक्का डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एकदम पूरी तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट था आपका कि आपका पार्टिकल्स में कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बताया गया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैलिड कब होगा जी, आपका क्या होगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पे जो वेरी डाइल्यूट कंडीशन आपका होगा, ठीक है। एंड आपका क्या था, कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स का चेंजिंग, ठीक है, मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल्स क्या किए हैं,
आप वाटर में मिला दिए, किसी भी कंपाउंड का 100 मॉलिक्यूल्स आप वाटर में मिला दिए। अब सोचिए वो 100 मॉलिक्यूल्स आफ्टर सम टाइम मीन्स आपका विद इन 5 मिनट या फिर 10 मिनट आपका 200 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, तो उसमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया ना। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं मिलाया है, ठीक है। वही आपका 100 मॉलिक्यूल्स क्या था, आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। एंड वो आपका कन्वर्ट हो गया 200 में। तो यहाँ पे तब का क्या हुआ, पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो गया। तो पार्टिकल्स का नंबर चेंज होगा तो उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी चेंज करेगा। तो वहां से आपका इस प्रॉपर्टीज में जो भी आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज था उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आने लगेगा, ठीक है। एंड उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे उसमें सॉल्यूशन में, वाटर में डाले थे, एंड वो आपका क्या हुआ, डिक्रीज होकर के 75 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वहां से भी आपका क्या हो सकता है कि आपका एबनॉर्मलिटीज आने लगेगा, क्योंकि आपका पार्टिकल्स का नंबर तो चेंज कर रहा है। मैंने वहां पे एक्स्ट्रा डाला तो नहीं है एंड ना ही निकाला, वही पार्टिकल आपका क्या हो रहा है, एसोसिएट और डिसोसिएट होकर के आपका नंबर डिफरेंट नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो समझ में आई। अब देखिए, इफ solute particles undergoing dissociation or association, then number of particles changes and hence colligative properties affected, which is called abnormal colligative प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एंड चेंज ऑफ पार्टिकल जो आपका होगा, चेंज ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स मीन्स याद रखिए हमेशा सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। दो तरीके से हो सकता है आपका, एक हो सकता है डिसोसिएशन और दूसरा हो सकता है आपका एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है। अपवर्ड एरो इंक्रीजेस का साइन इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड इसमें आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, जिसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेगा। तो आपका इसमें क्या आपका होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपका उस केस में आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगा, एंड इस केस में आपका क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया तो उसको हम लोग बोला करते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जब आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा था तो वो क्या था, आपका नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट छोटे से टॉपिक के बारे में। आपका इसी से बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, देखिए वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंड आई होप कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते होंगे। मीन्स आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में वांट ऑफ फैक्टर का मैंने इस्तेमाल कर चुका है, ठीक है।
आप लोग भी पढ़े होंगे, क्लास अपने अपने क्लास में पढ़े होंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो चलिए मैं इसको डील करता हूँ, ये होता क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ abnormal colligative properties to normal colligative properties। ठीक है, मीन्स आपका R इक्वल टू हो जाएगा abnormal colligative properties by normal colligative properties। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो आपको पता है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव, मींस ओवरऑल आपका बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। अब पार्टिकल्स का नंबर आपका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज शो करने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और association divided by number of particles originally taken। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं आई को नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनली टेकन। ठीक है, अब सोचिए डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाता है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ऊपर में नंबर जो होगा एंड नीचे में जो नंबर होगा, तो ऊपर वाला नंबर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, आपका डिसोसिएट होकर के 150 मॉलिक्यूल हो गया, तो ऊपर 150, नीचे में आपका 100, देन आपका क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जब आपका क्या होगा, एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन में आपका क्या होता है, नंबर पार्टिकल्स कंबाइन करके आपका क्या होता है, कुछ नंबर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक, मीन्स आपका क्या होगा, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स आप एग्जांपल में ले लीजिए, 100 मॉलिक्यूल्स आप लिए थे। ठीक है, एंड वो उसका आपका क्या हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका 60 मॉलिक्यूल्स बच गया आपका सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होगा, 60 मॉलिक्यूल्स जो बचा है, तो आपका फाइनली 60 मॉलिक्यूल हो गया। आप इनिशियली क्या लिए थे, 100 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 60/100 आपका क्या हुआ, लेस देन 1। ठीक है, मीन्स आपका एसोसिएशन में तो नंबर पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, in dissociation number of particles increases। ठीक है, नंबर पार्टिकल्स इंक्रीजेस, तो देयरफॉर क्या आपका होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है? अरे बात समझ में आ रही है ना, नंबर पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए 100 होगा, तो यहाँ पे आपका 150 हो जाएगा। तो 150/100 कितना होता है, 150/100 कितना होता है आपका 1.5। तो देखिए, तो 1 से बड़ा हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ ना, बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसी तरह आपका क्या होगा, इन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, आई लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड जब आपका कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, तो उस केस में आपका क्या होगा, आई इक्वल टू ही 1 रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा एंड मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और भी मैं कुछ आई को रिलेट कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं एग्जांपल्स। देखिए, आई की बात करेंगे तो आई को आप रिलेट कर सकते हैं इसके साथ। देखिए ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां पे लिख सकते हैं आप ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व कितना किए एंड ये नॉर्मल, जब आपका
जब आपका कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ था, मींस नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, याद है ना आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबको आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था ना आपका, अरे आई इक्वल टू क्या था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखिए आई इक्वल टू रिलेट कर सकते हैं आप डेल्टा टीबी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ऑब्जर्व लिख दिए यहाँ पे, या फिर एबनॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका टीबी एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नॉर्मल, ठीक। आप इसको क्या कर सकते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मींस आपका आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय नॉर्मल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होगा तब ऐसा होगा, जब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होगा तब आपका ऐसा होगा, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है। चलिए, तो इतने तरीके का रिलेशन आप दिखा सकते हैं। आप मोलर मास से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, तो आप जानते थे पाई इक्वल टू क्या होता था आपका, CRT, ठीक। यहाँ पे C नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करता था, नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं WB/MB इंटू 1/VRT। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, फॉर ए पार्टिकुलर मास ले लीजिए, पार्टिकुलर वॉल्यूम ले लीजिए एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब मान लीजिए आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो आपका क्या होगा, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB हो गया, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हुआ, MB हो गया। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ये भी तो आपका क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। CP में लिख दिया हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपका होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका मोलर मास हो गया। कोई डाउट है? एकदम बात समझ आ रही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हो गया। तो यहां से आप रिलेट कर दीजिए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, I, एंड यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 मोलर मास, तो 1 बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय नॉर्मल मोलर मास, क्योंकि आपका जब पार्टिकल डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, ठीक है, या फिर रिकम्बाइन होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, मोलर मास भी आपका क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो वही मैं लिखा हूं ऑब्जर्व्ड मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास। तो यहां पे आपका देखिए, इसको आप ठीक से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यही आपका क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर हो गया। कोई डाउट है? एकदम बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस के द्वारा आपको दिखा देते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 2 केस लेकर के, एक डिसोसिएशन एंड एक एसोसिएशन। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपको एक और चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़े थे, जितने भी फॉर्मूलाज, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको आई से रिलेट कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़े थे डेल्टा टी एफ इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, यही पढ़े थे आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो आपका डेल्टा टी एफ इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए, तो आपका मान लीजिए इसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा होगा, तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा TF, ये मान लीजिए आपका क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड हो गया, लेकिन ये तो एक्चुअल होता था, ये किसके बराबर, आपका आई के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आपका पार्टिकल्स का डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा, तो उस केस में आपका डेल्टा TF जो होगा वो आपका चेंज कर जाएगा डेल्टा TF ऑब्जर्व में, ठीक है। एंड यही आपका क्या होगा, ये तो आपका नॉर्मल वाला होगा। तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, आप जितने भी फॉर्मूला देख रहे हैं सब में आप आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल होगा, यदि नॉर्मल होगा मीन्स कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, तो आराम से आपका क्या होगा, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स आपका उसके लिए वैलिड है। जब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेगा तो वहां पे आपका क्या होगा, वैलिड होगा ये आई इक्वल टू 1 डाल करके। एंड जब आपका एबनॉर्मलिटीज आएगा तो वहां पे आई का वैल्यू लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 डाल के कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू KB इंटू M मोलालिटी, ठीक। उसी तरह सिमिलरली आपका हो जाएगा डेल्टा P बाय P0 इक्वल टू
अरे वही पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू आई इंटू काई बी। आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। आप एक और चीज़ पढ़ रहे हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं सब में क्या करना है, आई लगा देना है। यदि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, आई का वैल्यू 1 होगा तो आपका सेटिस्फाई करेगा। एंड यदि आपका एबनॉर्मलिटीज आएगा तो वहाँ पे आपका आई का वैल्यू लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ भी आपका सेटिस्फाई करेगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ आई का वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, देखिए सॉलिड पार्टिकल्स के डिसोसिएशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका AN है, कोई आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपका N नंबर ऑफ आपका क्या है, A है। अभी आपका डिकम्पोज होगा तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मीन्स आपका इनिशियली t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका मान लीजिए आप 1 मोल लिए थे तो इसका 0 था, क्योंकि t इक्वल टू 0 टाइम पे कोई डिसोसिएशन कोई एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। t इक्विलिब्रियम टाइम पे, मैं इक्विलिब्रियम दिखा देता हूँ, t इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लीजिए इसमें से अल्फा मोल आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन अल्फा में। ये समझ रहे हैं, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इस सब के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 1 में से मान लीजिए अल्फा पार्ट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका क्या लिए थे, 100 मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है। अब 100 का 100 तो एक ही बार में टूट तो नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए आपका 60 मॉलिक्यूल्स टूट गया, ठीक है। तो बचा कितना, तो 60 मॉलिक्यूल्स आपका टूट गया, मींस आपका क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू 60 हो गया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपका क्या हुआ, 60 हो गया। तो बचा कितना, तो आपका 100 माइनस 60। बात समझ आ रही है ना। मान लीजिए आपका क्या हुआ कि इनिशियली 100 मॉलिक्यूल लिए थे, अब उसमें से क्या हुआ आपका स्टार्टिंग में तो आपका क्या होगा, कुछ भी नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लीजिए इसमें से 60 मॉलिक्यूल आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना था, 100 माइनस 60 लिखना पड़ेगा। एंड इसका 60 कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई डाउट है। एंड या फिर बोल सकते हैं कि इसका आपका 60 आपका, जैसे इसका एक मॉलिक्यूल, इसका मान लीजिए आपका एक मॉलिक्यूल आपका 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका 60 कितना में कन्वर्ट होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात में आ रही है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या करते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो देखिए इसका मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल लिए थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, 0 था आपका, मीन्स आपको कोई कन्वर्सन नहीं हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड जब मान लीजिए कि इसका आपका 60 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका 60, अरे इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, है ना। इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका 60 मॉलिक्यूल कितना में कन्वर्ट होगा, तो 2 × 60 ऐसे करके दिखाया। यहाँ पे बचेगा कितना, तो 100 माइनस 60, कोई डाउट है। तो उसी तरह हम लोग क्या किए कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मोल ले लिए, ठीक है, मोल लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं लिए, मोल लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे मोल लिए हैं, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि इसमें से मान लीजिए आपका अल्फा पार्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा था। अब बताइए कि इसका एक मॉलिक्यूल एन आपका ए में कन्वर्ट हो रहा है, n नंबर ऑफ एटम्स में या फिर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका अल्फा मॉलिक्यूल कितना में कन्वर्ट होगा, तो आपका क्या होगा, n इंटू अल्फा, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, फिर मोल्स बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बात करें तो 1 माइनस अल्फा और प्लस अन अल्फा, यही आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एंड इनिशियली आप 1 मोल लिए थे तो आपका आई को तो जानते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स बोल दीजिए या फिर मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। तो यहां से देखें तो आई इक्वल टू, यहां पे क्या आपका होगा 1, इस दोनों में से हम लोग अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका n-1, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अल्फा जो आपका है ये डिग्री ऑफ आयो
नाइजेशन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं और डिसोसिएशन है, ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन है। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो आई, इसको आप उठा के इधर ले आओगे। कैलकुलेशन तो करने आता है ना, आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका अल्फा इक्वल टू आपका आ गया I-1/n-1, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे डिसोसिएशन रहेगा तो आप यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं या फिर आई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए हम लोग अब बात करते हैं एसोसिएशन के लिए। देखिए एसोसिएशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, एसोसिएशन में समझ रहे हैं ना, एसोसिएशन में सोचता आपका कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो मुझे तो नहीं पता है कि कितना मॉलिक्यूल मिलकर के कन्वर्ट होगा, तो मान लेते हैं कि आपका NB मिल करके कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, BN में, ठीक है। T इक्वल टू 0 टाइम पे मान लीजिए इसका हम लोग 1 मोल लेते हैं तो ये तो 0 में कन्वर्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक। तो यहाँ से देखिए तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपका अल्फा, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा अल्फा, तो ये आपका क्या होगा अल्फा बाय n हो जाएगा। कोई डाउट है? आपका अल्फा बाय n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझिए, आप क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे समझिए। आप लोग ऐसा मत कर दिया कि अरे सर यहाँ पे 1 मोल कैसे, यहाँ पे तो n लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका मैं लिख रहा हूँ 2 क्लोरीन मिल करके आपका कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cl2 में, ठीक है। 2 क्लोरीन मिलकर के कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, Cl2 में। तो यहाँ से इसका 2 एटम इसके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसका 50 एटम लेंगे तो इसके कितना में कन्वर्ट होगा, तो 50/2 में, ठीक है। मान लीजिए 100% कंप्लीशन होता है तो, ठीक है। अब सोचिए अब सोचिए मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसका 100 मॉलिक्यूल लिए स्टार्टिंग में तो इसका कन्वर्सन आपका 0 होगा। अब इसमें से मान लीजिए आपका 100 मॉलिक्यूल में से आपका मान लीजिए कि 50 मॉलिक्यूल आपका निकल करके चला गया, इसका 50 में आपका निकल करके चला गया। तो आपको पता है ना कि इसका आपका 2 मिल करके 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका 50 कितना में कन्वर्ट होगा, तो 50/2 में कन्वर्ट होगा। कोई डाउट है? इसका आपका 50 कितना में कन्वर्ट होगा, 50/2 में। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मोल की बात, सॉरी यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में क्या लिए थे, 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, वो आपका 0 में कन्वर्ट हुआ। मींस आपका स्टार्टिंग में तो कोई आपका रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लीजिए इसका 50 हम लोग क्या किए, पार्टिकल्स को निकाल दिए, तो किस में कन्वर्ट होगा, तो 50/2 में। क्यों? क्योंकि इसका तो आपका 2 मिल करके 1 हो रहा है, ठीक है। तो 50 कितना आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स आपका 50/2 में, ठीक। तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, तो 100 - 50। तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स की बात की है। आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, मोल के लिए भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली में हम लोग क्या लिए हैं, 1 मोल लिए हैं, ठीक है। तो 0 कन्वर्ट हुआ था, इसमें से 1 मोल में से मान लीजिए अल्फा का निकल गया है, तो यहाँ पे वो अल्फा कितना में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अल्फा बाय n में। देख रहे हैं 50 कितना में कन्वर्ट हुआ, 50/2 में। तो यहाँ भी सिमिलरली आपका क्या होगा, अल्फा कितना में कन्वर्ट होगा, अल्फा बाय n में। तो अब देखिए टोटल मोल्स की बात करेंगे, अब टोटल मोल्स की बात करेंगे, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आपका क्या होगा, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ठीक। तो यहां से देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 - अल्फा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, नंबर पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय इनिशियली टेकन। तो यहाँ पे आपका अल्फा, और यहाँ से देखिए कॉमन लिया जा सकता है अल्फा को, 1/n - 1 इंटू अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए तो आपका I - 1 इक्वल टू 1/n - 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं अल्फा इक्वल टू I - 1/1 - n। यही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला गया। वैसे मैं फार्मूला को कभी भी ध्यान में नहीं रखूंगा, मुझे खुद याद नहीं रहता है फार्मूला, ठीक है।
तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे करके डिराइव करना सीखें। ठीक है, ऐसे करके डिराइव करना सीखें। एवरी क्वेश्चन में आप ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं। बहुत जगह आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग होते हैं, तो इस सब तरह के फार्मूला आपको याद भी नहीं रहेंगे और फिर मे भी आपका काम भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा रहेगा कि बेहतर रहेगा कि आप इस तरह करके डिराइव करना सीखे, देन आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो इस केस में खुद देख लीजिए ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप तो रिलेट भी कर सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू आपका कहाँ पे कम होगा, सॉरी आई का वैल्यू कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आप याद रखिएगा, अल्फा जो है वो आपका कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मीन्स आपका अल्फा का वैल्यू देखिए दिया हुआ कैसे हो सकता है। अल्फा का वैल्यू यदि आपका नॉर्मली नंबर में होगा तो आपका अल्फा का वैल्यू 0 से लेकर के एंड 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, या फिर आपका परसेंटेज में होगा दिया हुआ तो 0% से लेकर के एंड आपका 100% के बीच में रहेगा। ठीक, 100% के बीच में रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अल्फा का वैल्यू तो हमेशा आपका 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ठीक है, एसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट में। बट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे तो वहां पे आपका क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कोई डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या होता है कि 100% के आपका क्या होगा, लगभग में आपका क्या होगा। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लोजर होगा, मीन्स अल्फा का वैल्यू हायर रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में आपका क्या होगा, अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा का वैल्यू आपका क्या होगा, हायर रहेगा, मीन्स आपका वेरी क्लोज टू, परसेंटेज में लिख रहे हैं तो 100%। ठीक है, वेरी क्लोज टू 100%, और नंबर में आप लिख रहे हैं तो वेरी क्लोज टू 1। ठीक, लेकिन आपका क्या होगा फिर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा का वैल्यू आपका कम रहेगा। ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा, वेरी क्लोज टू 0% और 0 को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा होगा। ठीक, कोई डाउट है? चलिए तब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, आप लोग गौर से देखिएगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, देखिए आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 0.002 मोलर सॉल्यूशन of NaCl having degree of dissociation of 90%। देखिए 90% है, मीन्स आपका क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इज। चलिए देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से देखिए तो क्या क्या सब आपको डाटा गिवन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। आपका देखिए मोलर सॉल्यूशन में से आपका क्या दिया, आपका मोलारिटी दे रखा है। मोलारिटी आपका 0.002 m, और आपको पता है कि इस केस में हम लोग मोलारिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किए थे, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोला करते थे। ठीक है, तो सी का वैल्यू आपका दे रखा है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस क्या, आपका अल्फा मींस आपका अल्फा का वैल्यू दे रखा आपका 90%। ठीक है, 90%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 90/100 मींस आपका 0.9। मैं बोला था ना
कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस टाइम आपका क्या होगा, 1 के वेरी क्लोज होगा या फिर 100% के वेरी क्लोज होगा, मीन्स आपका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। टेम्परेचर आपका दे रखा है, तो टेम्परेचर आपका कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए आपका क्या होगा 273 प्लस 27 मीन्स आपका 300 केल्विन। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग केल्विन में ही एक्सप्रेस किया करेंगे, ठीक है। तो पाई इक्वल टू अभी मैंने बताया था CRT, याद है CRT आपका नॉर्मल होता था, लेकिन आपका क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज दिखाने के लिए आपको I लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए I का वैल्यू आपका 0.9 दे रखा है, ठीक। आपका मोलारिटी दिया हुआ है कितना 0.002 एंड आपका R का वैल्यू क्या होता है 0.0821 एंड टेम्परेचर आपका कितना है 300। तो यहाँ से आप सब कुछ को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करके सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट आपका क्लास जो होगा सॉल्यूशन का, उसमें कंप्लीट आपको प्रॉब्लम सेक्शन मिलेंगे। एक छोटा सा टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आपको इम्पोर्टेंट है, जो आईआईटी या फिर आईआईटी में आ सकते हैं, ठीक है, आईआईटी में आ सकते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है आपका, ए 0.2 मोलल, देखिए मोलल है यहाँ पे, मीन्स आपका मोलालिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ KCl freezes at 0.68 degree centigrade if Kf for H2O is 1.86, the degree of dissociation of KCl is। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी मीन्स आपका स्मॉल m, ये आपका कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ आपका टेम्परेचर दे रखा है फ्रीजेज एट मीन्स डेल्टा T दे रखा है आपका, इसमें तो आप कुछ बताने का जरूरत नहीं है, 0.68 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जीरो में से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको तो आपका निकल के आ जाएगा। फिर देखिए तो आपका क्या होगा, Kf का वैल्यू दे रखा है 1.86, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स आपका अल्फा का वैल्यू आपका डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए तो आप जानते हैं ना डेल्टा TF इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि जितने ही फार्मूला दिखेंगे सब में हम लोग को क्या करना है, I लगा देना है। तो यहाँ सबका I Kf, अब देखिए ये आपका दिया हुआ 0.68, ये आपका I तो नहीं पता है, Kf पता है 1.86 और मोलालिटी पता है 0.2। तो यहाँ से देखिए आपका I इक्वल टू निकल कर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू निकल कर क्या आ जाएगा 0.68 बाई 1.86 इंटू 0.2, ठीक। यहाँ से आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए तो आपको अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं बताया था कि आप लोग हमेशा क्या करिएगा, वो करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मीन्स आपका डिसोसिएट करके चेक कर लीजिएगा। क्या पता फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो 1 के लिए 0 0 0 टाइम पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टाइम पे आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट टाइम पे आपका 1 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, क्योंकि इसका भी नंबर आपका क्या है सेम है इसके जैसा, ठीक। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे आफ्टर डिसोसिएशन या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो देखिए कितना आपका हो गया, यहाँ से आपका 1 प्लस अल्फा, ठीक। तो I इक्वल टू आपका कितना होगा 1 प्लस अल्फा, और स्टार्टिंग में क्या ली थे आप 1, तो यहाँ सबका ये हो गया आपका फॉर्मूला। अल्फा इक्वल टू क्या आपका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका I माइनस 1, तो आप यहाँ से क्या करेंगे I निकालेंगे एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे पुट कर देंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। कोई डाउट है तो हम लोग इस तरह करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा एंड उसमें कंप्लीट आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस की PDF फाइल मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ नहीं मिले तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।